सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का। सबसे पहले बात ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच के तनाव की करते हैं। आज छठा दिन था इसका। कैसे हालात हैं? क्या छठे दिन की रिपोर्ट है? कैसे चल रहे हैं हमले? देखिए, अमेरिका, ईरान, इज़राइल जो युद्ध है, इसमें आज सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉलिटिकल एक्टिविटी अमेरिका में दिखी। अमेरिकी सीनेट ने हमले को रोकने वाले बिल को खारिज किया। बेसिकली तो 53 जो वोट्स थी, वो प्रस्ताव के खिलाफ पड़ी और 47 उसके हक में पड़ी, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। इस बिल का नाम दिया गया था वॉर पावर रेज़ोल्यूशन। उसमें राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार विदेशों में अमेरिकी सैनिकों की जो तैनाती है, उसको सीमित करने का प्रयास था, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया और इसको लेकर काफ़ी मतलब बातचीत भी हुई और इसको बड़ा पॉलिटिकल मूव माना गया। बाकी आज जैसे छठा दिन है, अलग-अलग किस्म की खबरें आ रही हैं। भारत ने खामेनेई की जो मौत हुई है, उसके ऊपर शोक जताया है और जो भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने ईरान दूतावास जाकर खामेनेई के निधन पर संवेदना जताई है। तो ये मतलब इतने दिनों बाद भारत की तरफ से कोई मूव लिया है, मूव आया है। इवन जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी आज एकदम से सीन में आके उन्होंने भी कहा कि जो युद्ध है ये बंद होना चाहिए, पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली है नरेंद्र मोदी ने। साफ दिख रहा है कि वो जो इंडिया में लगातार उनके खिलाफ बैकलैश हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने चीज़ें की हैं। देखिए, अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं। इसमें अगर आज की मतलब 4 तारीख की बात करें तो कल की बात करें तो जो ईरानी युद्ध पोत था उसका उसके ऊपर अमेरिकी हमला हुआ था और तकरीबन जो उसपे समंदर के अंदर तकरीबन नेवी के उनके 87 के आस-पास जवान थे, वो मारे गए। मिडल ईस्ट से लगातार अमेरिका अपने लोगों को वापस बुला रहा है, वो भी आपको पता ही चल रहा है और जो अली खामेनेई का शोक समारोह होना था, उसको भी स्थगित कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ईरान कह रहा है कि उनके इस जंग में तकरीबन 1100 के आसपास तकरीबन 1050 नंबर फिगर बताया जा रहा है कि इतने लोग मारे गए हैं। ईरान कह रहा है कि उन्होंने इराक में जो अमेरिकी बेस है, उसके ऊपर हमला किया है। देखिए, हमले बहुत सारी जगह हो रहे हैं। इवन अज़रबैजान के ऊपर ईरान ने ड्रोन हमले कर दिए थे, उसको लेकर अज़रबैजान कह रहा है कि भई हमसे माफ़ी माँगो, ये इसका क्या मतलब है? इज़राइल ने चेतावनी भी जारी की है कि बेरूत बेरूत के दक्षिणी इलाकों के जो लोग हैं, वो तुरंत घर छोड़ दें। तो लेबनान में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये है ईरान एक दावा और ईरान ने आज दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान को गिराया है। देखिए, ब बेसिकली क्या है कि ईरान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनकी जो चुनौतियाँ हैं, वो आपको दिख रहे हैं, लगातार वो बढ़क मार रहे हैं। इवन ईरान ने ये तक चेतावनी दी कि जो यूरोपियन मुल्क हैं, वो अगर चुप रहेंगे तो चुप्पी की कीमत चुकाएँगे। हालाँकि यूरोप में अगर बात करें तो अमेरिकी, ब्रिटेन जो रिलेशंस हैं, उनमें एक तनाव देखने को मिल रहा है। कीर स्टारमर और ट्रंप में मतभेद दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की भी आके बयानबाज़ी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ये बीच में बात चली थी कि भई जो पुतिन है वो ईरान का साथ देंगे, तो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, ये तो जो रशिया है वो तो हमारे साथ युद्ध में उलझा हुआ है और उनके पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो ईरान का साथ दें। तो ये सब आज इस किस्म की जो हेडलाइन्स थी उन्होंने दुनिया भर में बोल्ड स्केच की हैं, ईरान, इज़राइल और अमेरिकी युद्ध के बीच। आवाज़ गुरप्रीत, मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ में जी कोई जी जी। समस्या। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी।
जी, जी। आगे आगे बात करें तो उधर नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर खेला हो गया है। वैसे तो इनको लेकर हमेशा ही चिंता बनी रहती है कि ये अब भी पलटे तो अब भी पलटे। अभी ये खबर है कि नीतीश कुमार ने बीइंग अ सीएम होते हुए भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। अभी क्या माने कि वो उनको उधर भेजने का इरादा किसका है, प्लान किसका है, या फिर ये पहले से तय हो चुकी चीज़ थी, उनको एक थोड़ा-सा समा दिया गया था? देखिए नीतीश कुमार की कल जो ट्विटर की पोस्ट आई, उसने सबको हैरानी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं देश के जितने भी सदन होते हैं, बिहार के दोनों सदनों में रहा। मैं यहाँ पर भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में रहना चाहता था, राज्यसभा में नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं राज्यसभा मेंबर बन रहा हूँ। तो ये साफ हो गया था, इससे 2-3 दिन पहले ही ये चीज़ें निकली थी कि हाँ नीतीश को सीएम पद से हटाया जा रहा है। बीजेपी इसको आप थोड़ा-सा अगर उस तंज तंज की शैली में कहें तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी एक एक दूसरी सहयोगी पार्टी को खा गई है। बीजेपी इससे पहले महाराष्ट्र में वो कमाल कर चुकी है, शिवसेना को उन्होंने तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, हरियाणा में चौटालाज को डिस्ट्रॉय किया, वो आपको पता ही है। चौटाला के पार्टी में भी 2 हिस्से कर दिए थे, तो ये बीजेपी का पुराना मामला रहा है। आज भी मैं आपको बताऊँ जेडीयू के जो बिहार का जो दफ्तर है, वहाँ पे तोड़-फोड़ हुई आपस में कार्यकर्ताओं की, तो वहाँ पर भी एक तनाव रहा। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो दबाव डाला गया, वो जेडीयू के एमएलएज़ ने ही डाला। यानी कि जेडीयू के जो एमएलएज़ थे, उनको बीजेपी ने अपने अकॉर्डिंग काबू कर लिया। ये खबर चलाई जा रही है कि बेसिकली सम्राट चौधरी या फिर और इस किस्म के जो नाम हैं बीजेपी से, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विजय चौधरी भी दावेदार हैं या फिर आरएसएस या फिर अमित शाह जो हमेशा करते हैं कि अपना कोई कठपुतली वो ले आते हैं, वो भी ऐसा भी हो सकता है। आपने सही कहा कि एक एक चुनाव तो अभी पिछले साल क्या अभी 3-4 महीने पहले ही चुनाव खत्म हुए हैं और 3-4 महीनों के अंदर ही ये साँप निकाल दिया है बीजेपी ने। तो ख़ैर अब बीजेपी बिहार में एक ताकतवर फ़ोर्स है और आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बिहार में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। अभी तक बीजेपी अपना बिहार में सीएम नहीं बना पाई थी और ये पहली बार होगा और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि अब कुछ दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएँगे, उनके कर कमलों द्वारा ही हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार भेजे जाएँगे, इसको अमित शाह प्लान बताया जा रहा है और अमित शाह ही इस मामले को लेकर लीड कर रहे हैं। वो हर जगह पे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार को के जो एमएलएज़ हैं, उनको काबू करने में भी अमित शाह का ही रोल बताया जा रहा है। तो ये अमित शाह का गेम प्लान है और अ, अपन कहें कि जो नीतीश कुमार हैं, वो अब दिखेंगे। ये कहा जा जी। रहा है कि उनके जो बेटे हैं निशांत, उनको भी किसी कोई छोटा-मोटा पद देके उनको बनाया जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जा सकता है, कोई कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री उनको दी जा सकती है। तो इस किस्म की चीज़ें बताई जा रही हैं। जी, इससे आगे बढ़ें तो एक रिपोर्ट है भाजपा की 2024 और 25 की इनकम के बारे में। कितनी कमाई कितना कह लें फंड इकट्ठा किया है पार्टी ने। तकरीबन 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय के 85% है ये इनकम। और वैसे तो इस इसको लेकर अगर दूसरी बात जोड़ी जाए वो बॉन्ड वाली, वो भी इसी के साथ जुड़ जाती है जाकर। क्या है ये ऑल ओवर रिपोर्ट, और भाजपा बाकी पार्टियों से कितनी आगे है, और साथ ही साथ में अगर इतनी इनकम किसी एक खास पार्टी के पास हो जाती है तो फिर वो सीधे या असीधे तौर पर इलेक्शंस को भी प्रभावित करती है। एक कॉमन बैटल ग्राउंड, सबको फ्री एंड फेयर बैटल ग्राउंड भी नहीं मिलता, जिसके पास जितना धन है वो उतनी बड़ी गेम खेलेगा। देखिए, आपने सही कहा कि ये रिसोर्सेज़ का मामला तो है ही। हम देखते ही हैं कि लगातार भारत के जो चुनावों में अकूत जो पैसा इस्तेमाल होता है, उसके बारे में बात होती है। ये माना जाता है कि सबसे महँगा चुनाव तो महाराष्ट्र का होता है, सबसे ज़्यादा पैसा तो वहीं उड़ाया जाता है। ख़ैर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ये रिपोर्ट है, साल 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है, उसको लेकर है और ये नेशनल पार्टीज़ की के बारे में रिपोर्ट जारी की है। बीजेपी नंबर 1 पर है तकरीबन पौने 6800 करोड़ रुपए उनकी इनकम दिखाई गई है। ये तो व्हाइट में है, आप थोड़ा समझिए कि जो पैसा बढ़ता है वो तो सब ब्लैक का होता है। ख़ैर बिल्कुल, बिल्कुल।
अकेले ये जो 6800 करोड़ रुपए है, ये बाकी जितनी पार्टियां हैं उनकी इनकम का 85% है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस 900 करोड़ के आसपास कांग्रेस के पास पैसा बताया गया है। और कांग्रेस की जो इनकम वो घटती भी जा रही है। उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर से 25% घटी भी है। आम आदमी पार्टी की कमाई में 73% बढ़ोतरी हुई है। तो खैर, एक बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी जिसकी इनकम में बढ़ोतरी हो तो आम आदमी पार्टी, उसमें जी। 73% बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक मामला है। सीपीआईएम की जो लेफ्ट की जो पार्टी है सीपीआईएम, जिनकी केरल में सरकार, उनके पास 172 करोड़ की आमदनी है। बीएसपी जो कि मायावती की पार्टी है, 58 करोड़ रुपए उनके पास है, इनकम है। और आम आदमी पार्टी 39 करोड़, एनपीपी 2 करोड़ रुपए। तो ये टोटल अभी निकल के आया है, और ये सारा बेसिकली जो नेशनल पार्टियों के जिनकी जिनको टैग मिला हुआ है उनकी बात हो रही है। अ, अ, अब बात करें कि जो जैसे ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस है, या फिर डीएमके है, स्टालिन की पार्टी है, वो सब या अकाली दल है, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। अगली जो रिपोर्ट आएगी उसमें इन सब क्षेत्रीय दलों की भी बात होगी, नेशनल पार्टियों की के बारे जी। में बात होगी। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो बात हरियाणा के राज्यसभा चुनाव की भी कर लेते हैं। कांग्रेस के करमबीर बोध और बीजेपी के संजय भाटिया अपने पर्चे भर चुके हैं। तीसरा प्रत्याशी भी पीछे-पीछे आ रहा है। हाँ, ये मज़ेदार हो गया है। और हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव, आप पिछले 2-3 चुनाव देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि मज़ेदार रहते हैं। शाही कांड हुआ 2016 में, आपको पता ही है कि पेन की शाही बदली गई और कांग्रेस ने अपने ही उम्मीदवार को हरा लिया था। उसके बाद पिछली बार भी 1 वोट से जो है इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी था वो जीता। कांग्रेस ने अपने ही प्रत्याशी को हरा लिया था एक क्रॉस वोटिंग करके। तो 2 चुनाव, पिछले 2 चुनाव तो देख चुके हैं। एक बार शाही पेन की शाही बदल के कांड कर दिया गया था, एक पिछली बार क्रॉस वोट करके कांड कर दिया गया था। अब की बार क्या होगा, ये भी देखना होगा। हालाँकि कांग्रेस के पास 38 एमएलएज़ हैं, और 31 वोटें जिस एमएलए को जिस कैंडिडेट को मिल जाएँगी, वो बेसिकली विनर करार दिया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस की 31 वोट्स चाहिए होती हैं। लेकिन अब इसमें पेच ये है कि अगर 7-8 कांग्रेस के एमएलए क्रॉस वोट कर गए तो कांग्रेस की 31 जो वोटें हैं कांग्रेस कैंडिडेट की, वो नहीं हो पाएँगी, और इंडिपेंडेंट जीत सकता है उस सेंस में। तो ये एक मामला है। कांग्रेस ने जिसको कैंडिडेट बनाया है, इंटरेस्टिंगली उसको कोई नहीं जानता था। करमबीर बोध नाम है, और मतलब सरकारी कर्मचारी रहे हैं रिटायरमेंट तक। उनको 4-5 साल पहले उनकी रिटायरमेंट हुई है यहाँ हरियाणा सचिवालय में। बतौर क्लर्क उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, बाद में शायद सुपरिटेंडेंट वो रिटायर हुए हैं। तो वो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। उनका कोई ऐसे मास आधार, कोई बेस तो है नहीं, ना उनको लोग जानते हैं। पर खैर, ये कांग्रेस का अपना फैसला है। कांग्रेस ऐसे फैसले लेने के लिए जानी जाती है। तो ये है। और संजय भाटिया आरएसएस का चेहरा है बीजेपी का, तो उन्होंने उसको उम्मीदवार बनाया। अब देखना ये होगा कि एमएलएज़ पूरे हैं कांग्रेस के पास, फिर भी अपने कैंडिडेट को जिता पाती है या नहीं जिता पाती है, या इस बार फिर हरियाणा में इंडिपेंडेंट जो एमएलए है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो पैसे-वैसे दे के उनकी वोटें खरीद के दोबारा ना जीत जाए। पिछली बार ये कांग्रेस में हो चुका है हरियाणा में। सो इससे आगे अगर बढ़ें तो उधर उत्तराखंड में चारधाम हाईवे परियोजन के विरोध में मुरली मनोहर जोशी और करण सिंह समेत कई लोग हैं। ये क्या है सारा माजरा? आ, आप कभी सोचा था कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, हुँ, और जिसे नरेंद्र मोदी अपने गुरु कहते हैं, मुरली मनोहर जोशी, उनको उन्हीं की ही सरकार में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड जी, के चार धाम हाईवे जो परियोजना चल रही है, उसके विरोध में वहाँ बीजेपी के सीनियर सीनियर मोस्ट कह सकते हैं, मतलब आप मुरली मनोहर जोशी थे, कांग्रेस के और भी कई नेता थे, आरएसएस के विचारक रहे, केएन गोविंदाचार्य, हालाँकि आजकल वो अ, बाहर हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह की लॉबी आजकल ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कह रहे थे कि जो उत्तराखंड में धराली जैसी जो स्थिति हुई है, वो चौड़े हाईवेज बनाने का की वजह से हुई है, और दोबारा ऐसी स्थितियाँ हो सकती है। तो इसलिए आप जो ये 2 हाईवेज बना रहे हैं, इसका आप काम रोकिए। ये बात थी, और उसको लेकर गिरफ्तारियाँ इनकी कर ली गई। मुरली मनोहर जोशी बेसिकली नरेंद्र मोदी को पॉलिटिक्स में लॉन्च करने वाले व्यक्ति हैं।
आपको थोड़ा हैरानी होगी। जो पूरी वो जो कश्मीर से जो यात्रा चली थी उसमें नरेंद्र मोदी की 90s के दौर में एक फ़ोटो देखते हैं तो उसमें वो मुरली मनोहर जोशी के बगल में ही खड़े हैं, उनके पैर छूते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी मुरली मनोहर जोशी को आज गिरफ्तार किया गया। मुरली मनोहर जोशी इंटरेस्टिंगली वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते थे, वहाँ से एमपी बनते थे। जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो सीट छीनी है मुरली मनोहर जोशी से, वो वही वाराणसी की सीट है, बनारस की सीट है। वो उनकी सीट थी, वहाँ से वो चुनाव लड़ते थे। तो अपने गुरु को आडवाणी भी हालाँकि उनके गुरु रहे हैं, लेकिन मेन गुरु मुरली मनोहर जोशी को माना जाता है। अपने मेन गुरु को आज पुलिस से भी गिरफ्तार करवा दिया है। के.एन. गोविंदाचार्य, उन्होंने आरएसएस की 80s और 90s में जो आप देखते हैं आइडियोलॉजी देखते हैं आरएसएस की, वो के.एन. गोविंदाचार्य ने शेप की है। आरएसएस के सबसे मेन विचारक रहे 1980 1990 के दशक में, आज वो जेल में थे। खैर, ये आप देखिए कि सियासत किस मोड़ पर ले आई है कि चेले अपने गुरुओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं। हालाँकि मुद्दा बहुत जायज़ था कि हिमालयाज़ में जो ये डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पे जो चौड़े हाइवेज़ बनाए जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत वहाँ पर तबाही लेकर आएँगे। इससे आगे बढ़ें तो बात फ़िल्मकार आनंद नहीं, गुरप्रीत जी पटवर्धन। आप कोई कमेंट जी, तो जी। करिए कि चेले गुरुओं को अपने गुरुओं को अरेस्ट करवा रहे हैं। आप ऐसे स्माइल देके नहीं छोड़ सकते बात को। कमेंट इस पे वैसे तो ये आपने जो इनका पुराना इतिहास टच किया है कि कहाँ से बात शुरू हुई, ऐसे इनको लॉन्च किया गया। चलता वैसे यही है, पंजाबी के बहुत सारे गीत हैं, अगर एक चुनेंगे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जिसमें यही बात होती है कि उसने मुझे बैक स्टैब कर दिया, ऐसे कर दिया। मेरे मेरे से जैसे एक गाना है कि साडियां परां तो सिक्खी उड़ना बैगी दूर किते आलना बना के, ये वो काम हुआ है कि उनके परों से उन्होंने उड़ना सीख लिया, अभी उसके लिए उनको परेशान कर रहे हैं उन्हीं परों से। खैर, आगे बढ़े तो फ़िल्मकार आनंद पटवर्धन को मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से रोका गया है। ये क्या माजरा है? वैसे आजकल जो ऐसे लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा ही ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उधर नसीरुद्दीन शाह भी एक दिन आर्टिकल लिखते हैं कि मुझे पहले बुला लिया गया, बाद में कैंसल कर दिया गया प्रोग्राम, कि हम सब जानते हैं आप कौन-सी बातें करेंगे, आप घर ही रहिए। हाँ, बिल्कुल, ये जो मामला है नसरुद्दीन शाह को भी मुंबई यूनिवर्सिटी में ही बुलाया गया था और मुंबई यूनिवर्सिटी जी, में ही जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हैं आनंद पटवर्धन, काफ़ी फ़ेमस उन्होंने फ़िल्में बनाई हैं राम के नाम पे और आप देखेंगे वो कितनी उनकी फ़िल्में हैं, दुनिया भर में दिखाई जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट इन डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग दुनिया भर के फ़िल्म मेकर्स में, इतना बड़ा उनका नाम है आनंद पटवर्धन का, बहुत बड़ा नाम है मतलब मैं गुरप्रीत ये कहूँ। तो उनको टॉक के लिए बुलाया गया था, उनको भी मना कर दिया, उनको घुसने नहीं दिया और उनको अपमानित भी किया गया। सेम लाइक नसरुद्दीन शाह उन नसरुद्दीन शाह को उर्दू के एक फेस्टिवल में बुलाया गया था। इनको आनंद पटवर्धन जी को जो बुलाया गया था, वो फ़िल्मों के सिलसिले में बुलाया गया था। ख़ैर इंटेलेक्चुअल्स के साथ लगातार ये हो रहा है। हमने देखा था कि एक जो लिटरेचर फेस्टिवल था उसमें जो प्रोफ़ेसर आनंद तेलतुंबड़े उनको भी रोका गया और भी कई जगह पे ऐसे लगातार खबरें आ रही हैं कि जो बौद्धिक लोग हैं, जो अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं, उनको लगातार बोलने से रोका जा रहा है। तो आप जब आनंद पटवर्धन और नसरुद्दीन शाह जैसों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी पे एक तलवार लटक रही है, वही उन्हीं को ही बोलने से रोका जा रहा है, तो आपकी और हमारी तो क्या ही फिर और नसरुद्दीन शाह आप मान के चलिए कितने बड़े फ़िल्म स्टार हैं। हॉलीवुड बिल्कुल। तक उन्होंने फ़िल्में दी हैं। आनंद पटवर्धन का जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि इतना बड़ा नाम है, दुनिया भर में जी। उनको फ़िल्म मेकर उस्ताद मानते हैं, तो आज उस उस्ताद के साथ ऐसा हुआ है। तो ये बड़ा अजीब है कि भारत में इतने बड़े-बड़े कलाकारों के इतने बड़े-बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ ये सब हो रहा है। जी। मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी बीइंग अ कलाकार, बीइंग अ आर्टिस्ट नहीं उनके साथ हो रही, उनके विचारों के साथ हो रही है कि उनके जो बिल्कुल। विचार हैं, वो दबाने हैं, वो जो बात रखना चाहते हैं, जो उनका ओपिनियन है, वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट ओपिनियन वो उस खास रिजीम को नहीं चाहिए, इसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। ख़ैर, आगे बढ़ें, खबर राजस्थान से है कि भिवाड़ी में एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाए हैं कि गौ तस्करी के शक में बजरंग दल ने गोली मार दी है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अ, ये बड़ा अजीब है
और ये भिवाड़ी जो इलाका है राजस्थान का, ये हरियाणा बॉर्डर से लगता है और ये वो जो अहिरवाल बेल्ट है, बेसिकली गुड़गाँव, मानेसर से शुरू होके रेवाड़ी, बावल, उसी के आस-पास उसी के बीच में ही, मतलब रेवाड़ी और मानेसर के बीच में ये जगह पड़ती है भिवाड़ी। है जी, राजस्थान में, लेकिन ये हरियाणा बॉर्डर के साथ लगती हुई है। और इसी में वो मोनू मानेसर आपने फेमसली सुना होगा, जिसने नासिर जुनैद को गाड़ी में ज़िंदा जला के मार दिया था। तो सेम वही वही गैंग है, उन्हीं ही के लोगों की ही बात आ रही है। और उसमें हालाँकि शिकायत दी गई है। पुलिस इसको कह रही है कि नहीं-नहीं, ये तो आपसी विवाद था। इसको जी, उस तरफ जाने ही नहीं दे रही। तो ख़ैर, ये मामला अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है। वैसे एक खबर मैं आपको और बता दूँ कि नासिर जुनैद मामले में जो जेल में बंद थे मोनू मानेसर, उनको ज़मानत मिल गई है। तो राजस्थान में, राजस्थान के, क्योंकि नासिर और जुनैद बेसिकली राजस्थान के मुसलमान थे। उनको राजस्थान से उठा के ये मोनू मानेसर लेके आया था और बोलेरो गाड़ी में ज़िंदा जला दिया था। अंदर बैठा के हुँ, उसमें आग लगा दी थी गाड़ी में। तो आप देखिए कि कितना क्रूरता इनके अंदर भरी होती है। अ, तो अब उसको भी 2 साल बाद 2023 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तो अब उसको मोनू मानेसर को ज़मानत दे दी गई है। तो ये, क्योंकि राजस्थान में अब ऑब्वियसली उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी अपने लोगों को तो निकालेगी। तो ये एक मामला है। इसमें जी। वहाँ पर लगातार उस इलाके में, एनसीआर का इलाका है, दिल्ली के नज़दीक लगता हुआ, वहाँ पर लगातार बजरंग दल अपनी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश से लगते हुए जो इलाके हैं, जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, उधर भी बढ़ रहा है, और इधर हरियाणा में ये जो गुड़गाँव, मानेसर, रेवाड़ी वाला जो इलाका है, अहिरवाल की बेल्ट है, इसमें सारे ये इस किस्म की सांप्रदायिक घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। जी। पंजाब में आज सुओ मोटो लिया गया, खास तौर पर जो रंजीत का एनकाउंटर हुआ था गुरदासपुर में, उसको लेकर। और बहुत बड़ी इसको हम खबर मानते हैं इसलिए क्योंकि इस समय में जो हम अब इन दिनों देख रहे हैं माहौल अदालतों का, छोटी बड़ी सभी अदालतें सुओ मोटो लेना जैसे वो भूल चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी ही चीजें नजर आती हैं। अगर कोई हैबियस कॉर्पस लेकर जाता है, उस पर कई कई टाइम तक सुनवाई नहीं होती, उसको देखा नहीं जाता। लेकिन आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुओ मोटो लिया गया और पंजाब के डीजीपी, कार्यकारी डीजीपी को बुला लिया गया। तो इसमें कितनी फटकार पड़ी है, कितनी पंजाब सरकार की नालायकी सामने आई है, पंजाब पुलिस को कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी पड़ी हैं अदालत से, वो जरा विस्तार में बताइए। क्योंकि ये एक टेस्ट केस है जो इस समय आग लगी हुई है। जैसे अगर हम सुखपाल खैरा की बात मान ले तो वो तो 42 केसेस बता रहे हैं कि अभी तक जो फेक इनकाउंटर लगते हैं ऐसे सामने आ चुके हैं। देखिए, कोर्ट में इस जो फेक एनकाउंटरों की जो बात है, ये हुई, इसके ऊपर बात हुई, उस लिहाज से नहीं हुई कि इनको डायरेक्टली फेक नहीं बोला गया। जी, जो एडवोकेट तनु बेदी थी, उन्होंने सवाल उठाया कि भई नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026, सिर्फ इस ढाई महीने के अंदर-अंदर 34 एनकाउंटर हुए हैं और सबकी कहानी एक जैसी ही है। और जी, इस मामले में भी आप देखिए कि इस कहानी क्या बना रखी, भई हथियार रिकवरी करने के लिए गए थे, उस वक़्त ये मामला हुआ। अब हथियार रिकवरी करने के लिए गए, उस समय तो 3-4 मुलाज़िम थे जी, पुलिस के। फिर ये मतलब जज ने भी ये बात बोला। और जो पंजाब के डीजीपी हैं, कार्यकारी डीजीपी गौरव यादव, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे। अब हाई कोर्ट कह रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर आप इसमें अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। और ये भी कहा कि भई इस पे एसआईटी भी हालाँकि डीजीपी कह रहे हैं कि हमने एसआईटी बना दी है, और कह रहे हैं कि सीजेएम गुरदासपुर हम उनको उनके ध्यान में भी ये है। फिर भी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने कहा कि जो बच्चा मारा गया वो 18-19 साल का था। ऐसे में ये मामला काफ़ी गंभीर है। मतलब आप जी, 18-19 साल के बच्चे को ऐसे मार दे रहे हो उठा के, ये कहाँ तक जायज़ है? मेरे को देखो, एक चीज़ हमेशा मेरे को याद रहती है। देखिए, बहुत बार जब इन एनकाउंटर्स की बात होती है, तो बुजुर्गों से मैं कई बार ये कहते हुए सुनता हूँ कि वो सियासतदान या फिर वो पार्टी बहुत माड़ी होती है, जो अपने सूबे के लोगों की दाढ़ियाँ पुलिस के हाथ में पकड़ा देती है। और बिल्कुल। ये सरकार कर रही है। हुँ, तो पुलिस के हाथ में जो दाढ़ियाँ पकड़ाई जा रही हैं, उसका अंजाम आप देखिए, नौजवानों के एनकाउंटर के तौर पर आ रहे हैं। किसानों का जो आंदोलन था, उसको कैसे बर्बरतापूर्ण पुलिस ने निपटाया, वो आपने देखा। बठिंडा और का जो इंसिडेंट देखा है, ज्योंद का? हाँ, हाँ, जोंध का आप इंसिडेंट देखिए, तो ये बड़ा मतलब इसमें मेरे को कहने में कोई मतलब गुरेज नहीं है कि एक ये पुलिस स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। और ये पुलिस मतलब लोगों को लगता है कि जो एक पुलिस है, उसकी जो कानून की लाठी है, भई वो तो
शांति बहाली के लिए, लेकिन नहीं। ये जो घटनाएँ हैं ये कुछ और इशारा करती हैं। ये इशारा करती हैं कि जो पुलिस है, वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल तौर पर या फिर लोगों के अंदर दहशत बिठाने के तौर पर भी इस्तेमाल अपनी ताकतों का करती है। तो और वैसे भी हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं। कोई भी वर्दी जो होती है, जो यूनिफ़ॉर्म होती है, वो हमें नहीं चला सकती, हमें हमारे चुने हुए लोग चलाएँ। तो ये जो सियासतदानों का पूरा मामला है, जो दाढ़ियाँ लोगों की पुलिस के हाथ में पकड़ा रहे हैं, ये पंजाब के उलट भुगतेगा। पंजाब पिछले 30-40 साल पहले भी ये सब चीज़ें देख चुका है और ये इ इसका मेरे को लगता है कि लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आगे बढ़ें तो बात करें उधर संगरूर में सिखों ने इफ्तारी का लंगर लगाया है। ये खूबसूरत तस्वीर रही होगी। हाँ, बिल्कुल खूबसूरत तस्वीर है और ये एक 7-8 गाँव हैं, वहाँ पर मुसलमान परिवार रहते हैं, उन सबको बुला के अलग-अलग जगहों पे कई कई जगह हम देखे गुरुद्वारों में, कई डेरों में, कहीं अपने जो पर्सनल घरों के दालानों में भी लंगर लगाए गए उस इलाके में और काफ़ी उसमें आपा कहें कि अ, एक सौहार्दपूर्ण तस्वीर देखने को मिली। ये ऐसी तस्वीरें पहले इस मुल्क में बहुत सारी जगहों से आती थी, इवन हिंदी बेल्ट से भी आती थी। उसमें भी गंगा जमुनी तहज़ीब की बात होती थी। वहाँ से आजकल नहीं आ रही हैं, वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमतें हैं और वो जिस किस्म से उनके जो प्रॉक्सी जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, बजरंग दल, आरएसएस, वो कैसे हंगामा करते हैं, वो आपको पता ही है। ख़ैर पंजाब से ये तस्वीर बहुत प्यारी रही और हाँ, जो वहाँ पर जो लोग जिन लोगों ने इफ्तारी का लंगर लगाया, वो ये कह रहे हैं कि जब हमारा नगर कीर्तन निकलता है, तो गुरु पर्व पर नगर कीर्तन का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं और भी कोई हमारे फेस्टिवल आते हैं सिखों के, तो उसमें अच्छे से वो भाग लेते हैं। तो ये इस मुल्क का मतलब कहें कि इस खित्ते की क्या पूरी दुनिया की ये तासीर है कि हम एक-दूसरे के त्योहारों में, रीति-रिवाज़ों में शामिल होते रहे हैं। वो तो जो कहें कि अभी हिंदी बेल्ट में जो कुछ चल रहा है, उसकी वजह से ये पूरी थू-थू का मामला है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रहे हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं थोड़ा नफ़रत समाज में ज़हर फैलता है। बाकी तो पूरी दुनिया में ही हम देखते हैं कि मेरे को लगता है कि यूरोप में लोग बैठे हैं, अमेरिका में लोग बैठे हैं, अलग-अलग दुनिया के अलग-अलग खित्तों में लोग बैठे हैं। कोई बिल्कुल। कहीं रोज़गार कमाने गया, कहीं कोई कुछ कर रहा है। अलग-अलग धर्मों के जब त्योहार आते हैं, तो कोई किसी दूसरे का गला पकड़ने के लिए नहीं जाता। सब एक-दूसरे के त्योहार को सब मतलब इवन जिज्ञासा होती है कि अच्छा इनका ये त्योहार है, ये कैसे मनाते हैं? और उसमें हुँ, हिस्सा लेने का मन करता है। ये इंसान की प्रवृत्ति क्या है? भई मैं मान लो कि मैं पंजाब में हूँ, तो मेरी इच्छा होगी कि पंजाब के त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं केरला में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं जानना चाहूँगा कि ठीक है कि हमसे अलग लोग हैं, अलग धर्म है, अलग जाति है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि वो कैसे मनाते हैं, उनमें शामिल होके उनमें खुश होना भी चाहूँगा। वो ये एक इंसानी फितरत है। तो जो ज़ॉम्बीज़ जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स ने क्रिएट कर रखे हैं, उनकी वज़ह से थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। बाकी खूबसूरत जो ये तस्वीर है, ये पंजाब से पूरे भारत में गई है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद गुरप्रीत।